हेलो एवरीवन, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैड ट्रैवलर्स में। तो दोस्तों, पहला पार्ट आपने देखा ही होगा, नागपुर से गुजरात तक का सफ़र। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि गुजरात से रत्नागिरी तक का सफ़र है। अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का ये चौथा दिन है दोस्तों। दमन विजिट करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। राहुल सर और उनके साथियों को अलविदा कहकर मैं मुंबई के लिए निकल गया। वापी गुजरात से मुंबई को जोड़ने वाला एक बड़ा राजमार्ग है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यह राजमार्ग भारत के 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। हम वापी से निकलने के बाद भिलाड़ शहर के ब्रिज से हमें राइट टर्न लेना होता है उमरग्राम के लिए। मुझे महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर के समुद्र किनारे को विजिट करना था, इसलिए कोस्टल रूट की तरफ मैं निकल गया। गुजरात का आखिरी तालुका उमरग्राम को क्रॉस करके हम गोवाड़ा विलेज को क्रॉस करके बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यह एक छोटी सी नहर गुजरात और महाराष्ट्र को डिवाइड करती है। यह क्रॉस करके हम महाराष्ट्र में एंटर करते हैं। महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद हमें पहला विलेज मिलता है, झाई विलेज। महाराष्ट्र में गुजरात बॉर्डर पर बसा यह छोटा सा और खूबसूरत सा गांव है, झाई विलेज। अब हम चलते हैं किनारे की ओर। हमें गांव के अंदर से होते हुए किनारे की ओर जाना होता है और हम यह छोटे से रास्तों पर चलकर पहुंचते हैं झाई बीच पर। यह महाराष्ट्र का गुजरात बॉर्डर से लगा पहला बीच है। यहाँ आपको फिश मार्केट, सनसेट पॉइंट और बीचेस को विजिट करना चाहिए। झाई विलेज को विजिट करने के बाद मैं चला बोर्डी विलेज। यह रहा बोर्डी विलेज। बोर्डी विलेज एक खूबसूरत सा गांव है दोस्तों, और यहाँ टूरिस्ट भी आना पसंद करते हैं। बोर्डी विलेज खूबसूरत बीचेस के लिए और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है, और साथ ही यह गांव चीकू फूड्स के लिए मशहूर है। यहाँ हमें काफ़ी चीकू फार्म देखने को मिलते हैं। थोड़ा विलेज को क्रॉस करने के बाद कोई भी राइट टर्न बीच के लिए मुड़ता है, और यह रहा खूबसूरत सा बोर्डी बीच। यहाँ हमें ठहरने के लिए जगह जगह रिसोर्ट्स उपलब्ध है। बोर्डी विलेज को विजिट करने के बाद मैं घोलवड़ होते हुए दहानू के लिए निकला। मैं घोलवड़ गांव को क्रॉस करके चिखला बीच पर पहुंचा। घोलवड़ एक समंदर किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा गांव है। घोलवड़ चीकू के बागों के लिए मशहूर है। घोलवड़ से दहानू तक हमें काजू, चीकू और आम के बगीचे दिखाई देते हैं। चिखला बीच बहुत ही सुंदर, शांत और साफ सुथरा सा बीच है। यहाँ मैंने काफ़ी समय बिताया, और यहाँ मैंने अकेले ही सही पर काफ़ी एंजॉय किया। इस तरह की जगह को अकेले ही फील करना मेरा अच्छा अनुभव रहा है। कोई शोर शराबा नहीं, बीच पर चलती हवाएं और समुद्र की लहरें मुझे एक अलग सा सेटिस्फैक्शन फील करा रही थी। जब मैं चिखला बीच पर था तब मुझे सुशांत सर जी का फ़ोन आया। वे मुंबई के हैं और घोलवड़ में उनकी फैमिली रहती है। उनका यहाँ घोलवड़ में पुराना घर है। वहाँ उनके अंकल भागवत काका अकेले ही रहते हैं, तो मुझे उनसे मिलने के लिए कहा। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, और मैं भागवत काका से मिलने घोलवड़ निकल गया। तो ये रहा भागवत काका का घर, और ये आराम से शेविंग करते हुए हमारे भागवत काका। घर आने के बाद मैं उनके यहाँ थोड़ा फ्रेश हुआ। फिर वे मुझे अपने घर के पीछे वाले बगीचे दिखाने ले गए। उनके बगीचे में चीकू, काजू, नारियल और आम के पेड़ थे। उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी पेड़ पौधे के बारे में। फिर चाय पानी पीते हुए हमारी बातें शुरू ही थी। हम चाय पीते पीते गांव के बगीचे में से दुबई कब पहुँचे समझ ही नहीं पाया। काका दुबई रिटर्न है। बातों बातों में मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि यह हमारी पहली मुलाकात है। घर जैसे ही हंसी मजाक वाली बातें हमारे बीच हुई। काका के यहाँ मैंने काफ़ी समय बिताया। फिर उन्हें अलविदा कहकर अपने आगे के सफ़र के लिए निकल गया। सच में भागवत काका से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
मैं सुशांत सर को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ये एक मेमोरेबल मोमेंट मेरे ट्रैवलिंग में जुड़ा। थैंक यू सुशांत सर। भागवत काका से मिलकर फिर मैं गोलवड़ से दहानू के लिए निकला। दहानू पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई। तभी दहानू के बीच पर वहाँ की शाम एंजॉय की। फिर मैं मुंबई के लिए निकल गया। फिर मैं तारापुर होते हुए बोईसर और फिर वहाँ से पालघर स्किप कर बोईसर से एक लेफ्ट टर्न चिल्हार विलेज की तरफ निकलता है, जहाँ से मुझे फिर से वही सुवर्ण चतुर्भुज वाला नेशनल हाईवे मिलता है। वह सीधा मुझे वसई भाईंदर होते हुए मुंबई पहुँचाता है। बोईसर से निकलने के बाद मैं करीब 11 बजे अपने मुंबई के घर पर पहुँचा। मेरा यह चौथा दिन का सफ़र गुजरात से मुंबई तक यही ख़त्म होता है और अगले ही दिन मैं मुंबई के सफ़र के लिए निकला। मैंने मुंबई में 2 दिन बिताए। मेरा 5वां और 6वां दिन मुंबई में बीता। कुछ पल फैमिली के साथ तो कुछ पल मुंबई के दोस्तों के साथ। मुझे उनकी तरफ से शुभकामनाएं भी मिली और कुछ गिफ्ट्स भी। सो थैंक यू एवरीवन मुंबईकर्स। तो दोस्तों 2 दिन मुंबई में मज़ा करने के बाद मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। अब यहाँ से मेरा असली सफ़र शुरू होता है। असली सफ़र मतलब अभी मेरे पास रुकने के लिए ना कोई वक्त और ना कोई जगह होगी। अभी मुझे मुंबई से अलीबाग फेरी बोट से जाना था, तो मैं मुंबई के भाव के धक्के से अलीबाग के लिए रवाना हो गया। मैंने भाव के धक्के से रेवास जेट्टी तक का सफ़र का एक पर्सनल वीडियो बनाया है। आप उसे आई बटन पे देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। रेवास जेट्टी से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं अलीबाग। अलीबाग रायगढ़ जिले का समंदर किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर है। यह अपने खूबसूरत बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स और कुर्बा फोर्ट्स के लिए जाना जाता है। साथ ही यह एक ऐतिहासिक शहर भी है। यहाँ हज़ारों संख्या में पर्यटक अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। आपको भी यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अलीबाग बीच पर सनसेट का आनंद लेने के बाद और कुछ नए दोस्तों से मिलकर मैं रात के समय करके कोरलाई विलेज पहुँचा। यह रात मैंने मेरे वाइट हाउस में निकाली और अगले दिन मॉर्निंग में उठकर ताज़ी हवा के साथ अंगड़ाई ली। यह रहा समंदर किनारे बसा कोरलाई विलेज। और यह रहा मेरा वाइट हाउस। कुछ लड़कों ने मुझे अपनी छत मेरे वाइट हाउस के लिए दी। फिर अपनी सारी पैकिंग करके मैं कोरलाई फोर्ट को विज़िट करने के लिए निकल गया। ये रहा कोरलाई फोर्ट। दोस्तों कोरलाई फोर्ट पर मैंने पर्सनल वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं आई बटन पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। कोरलाई किले को पोर्तुगीज़ों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ हमें उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। कोरलाई गांव किले की ऊंचाई से कुछ इस तरह दिखाई देता है। किले पर हमें चर्च, तोप और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। तो कोरलाई फोर्ट को ज़रूर विज़िट करें। कोरलाई फोर्ट को विज़िट करने के बाद मैं निकला मुरुड शहर की ओर। बीच में थोड़ा आराम करके एक चाय की चुस्की भी ली। फिर मुरुड शहर की ओर जाते हुए हमें काशिद बीच मिलता है। काशिद बीच टूरिस्ट लोगों का एक आकर्षक केंद्र है। यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर भी हम वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ हम बीच पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप मुरुड शहर आते हो तो आपको यहाँ विज़िट करना चाहिए। यह एक खूबसूरत सा बीच है। यहाँ का नीला समंदर हमारा मन मोह लेता है। मैंने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया और कुछ नए दोस्त बनाए। फिर मैं उन्हें अलविदा कहकर अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। काशिद से मुरुड के बीच मुरुड शहर के नज़दीक हमें सिद्दी शाह खान का यह भव्य अहमदगंज राजवाड़ा दिखता है। उसे क्रॉस करके हम पहुँचते हैं मुरुड शहर। मुरुड शहर एक ऐतिहासिक एवं एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र जंजीरा किला एवं सिद्दकी शासकों द्वारा बनाए गए भवन और अपने बीचेस के लिए जाना जाता है।
मैंने बीचेस पर राइड का मजा लिया और फिर बैकर खानावड़ में काकी के हाथ का मस्त भोजन करके मैं मुरुड जंजीरा किले को विजिट करने पहुंचा। हमें बोट से किले की ओर जाना होता है। बोट से दिखने वाला यह जंजीरा किला। जंजीरा किला सिद्दे की शासकों द्वारा बनाया गया है। यहाँ हमें भव्य राजवाड़ा, पानी के 2 तालाब, एक मस्जिद, साथ ही कुछ बस्तियाँ भी जीर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। मुरुड जंजीरा किले पर मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया है। इसे संक्षिप्त में देखने के लिए मेरे आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मुरुड शहर से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर हमें 500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक खोखरी टॉम मिलती है। यह वास्तु सिद्दी सुरल खान का मकबरा है। साथ ही बाजू में हमें मस्जिद भी दिखाई देते हैं। इस वास्तु को विजिट करने के बाद हम अगरदंडा पहुंचते हैं। फिर वहां से हम फेरी बोट के जरिए डिगी पोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ मुझे टिकट के बाइक के साथ 70 रुपये का चार्ज किया गया। इस तरह का यह मेरा पहला अनुभव था और इस अनुभव के साथ मैंने यहाँ की शाम भी एंजॉय की। शाम के समय मैं दिघी पोर्ट पर उतरा और फिर वहाँ से मैं सीधा निकला दिव्य आगार के लिए। दिव्य आगार विलेज पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई, तो एक खानावड़ में मस्त भोजन करने के बाद अपने रुकने की व्यवस्था में लग गया। दिव्य आगार की वो रात मैंने सुवर्ण मंदिर गणेश के अपोजिट वाले मंदिर केदारनाथ भैरव टेम्पल के आंगन में गुजारी और अगले ही दिन मॉर्निंग में उठकर मैं दिव्य आगार बीच की तरफ निकल गया। बीच की ओर जाते वक्त पुरातन काल का रूप नारायण और सुंदर नारायण टेम्पल हमें दिखाई देता है। उसके दर्शन लेके हम बीच की तरफ निकलते हैं। दिव्य आगार विलेज अपने सुंदर और क्लीन बीचेस के लिए और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। सच में दोस्तों, यह सुंदर बीचेस में से एक है। यहाँ हजारों संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ ठहरने के लिए आपको जगह जगह रिसोर्ट्स उपलब्ध हो जाएंगे। दिव्य आगार में मेरा यह 9वां दिन था दोस्तों। यहाँ भी आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ की मॉर्निंग मुझे बहुत खूबसूरत लगी। साथ ही नए दोस्तों के साथ बीच पर मॉर्निंग की चाय का मज़ा भी लिया। वैसे ही अलविदा कहकर मैं अपने आगे के सफर श्रीवर्धन के लिए निकला, पर बीच में यह एक छोटा सा सी व्यू पॉइंट पर रुका। यहाँ मुंबई के 2 सैलानियों के साथ ट्रैवलिंग पर भरपूर बातें की और फिर उन्हें अलविदा कहकर मैं आगे निकला। यह सीधा रास्ता जाता है श्रीवर्धन की तरफ। बीच में हमें 2 सुंदर छोटे गांव और उनके सुंदर बीचेस हमें मिलते हैं। श्रीवर्धन शहर रायगढ़ जिले का एक बड़ा तालुका है। यह पेड़ पौधों से घिरा एक बहुत ही सुंदर सा शहर है। यहाँ एक श्रीवर्धन पोर्ट भी है जिसे जीवना बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पहले मैं यहाँ के वो बीच पर गया जहाँ फिश मार्केट होती है। यहाँ मॉर्निंग में मार्केट होता है। मेरे पीछे जो है वो जीवना बंदरगाह है और अभी मैं जो बीच पर हूँ वह जीवना बीच है और यह बीच का दूसरा छोर जो है वह है श्रीवर्धन बीच। श्रीवर्धन बीच बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। श्रीवर्धन बीच और गांव के कुछ प्रसिद्ध टेम्पल को विजिट करके मैं अपने आगे के सफ़र हरिहरेश्वर के लिए निकल गया। हरिहरेश्वर गांव अपने आप में एक पर्यटक स्थल भी है। साथ ही यह एक हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल भी है। यह गांव 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ सावित्री रिवर समंदर में आके मिलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र यहाँ के भव्य मंदिर हरिहरेश्वर टेम्पल है और साथ ही यहाँ के बीचेस भी बहुत सुंदर है। मैंने बीच के साइड बाइक पार्क की और पहले बीच को विजिट किया, फिर वहाँ से हरिहरेश्वर टेम्पल को विजिट करने निकला। हरिहरेश्वर टेम्पल पहाड़ और किनारे को लग के ही है। यह रहा मंदिर का मेन गेट। यहाँ हरिहरेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर के दर्शन लेके मैं थोड़ी देर यही शांत परिसर में रेस्ट किया और फिर मैं हरिहरेश्वर के एक हिडन प्लेस को विजिट करने निकला। मंदिर के पीछे से हम एक हरिहरेश्वर शुक्ल तीर्थ नाम वाले पॉइंट को विजिट करने निकलते हैं। हम सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ की ओर चढ़ते हैं और फिर पहाड़ के दूसरे छोर की ओर उतरते हैं। पहाड़ों को छूता समंदर, सच में यह एक शांत सी जगह है। आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। मी आता हरिहरेश्वर टेम्पलच्या मागच्या साईडला आहे। तुम्ही बघू शकता नजारा, तुम्ही बघू शकता भारी आहे इकडे, मस्त निवांत यायचं एकटवाना छान वाटतं। मागून पायऱ्या येतात
यह शांत सी जगह पर मैंने काफ़ी वक्त गुजारा और साथ ही कोल्हापुर से आए नए दोस्तों से मिला। फिर उन्हें अलविदा कहकर मैं लंच के लिए हरिहरेश्वर के MTDC रिसोर्ट्स में मैंने अपना लंच किया। इन्होंने मेरा कोकम शरबत के साथ स्वागत किया। फिर लंच कर मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। फिर मैं बागमांडला से वेसावी के लिए फेरी बोट से सावित्री रिवर को क्रॉस कर एक कोड़ी विलेज से होते हुए बानकोट किला जाना था। यहाँ हमें टिकट निकालनी होती है, जो मुझे पेड करना पड़ा 70 रुपये बाइक के साथ में। ऐसे रिवर क्रॉसिंग करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। 15 मिनट की यह जर्नी के बाद हम वेसावी जेट्टी पर पहुंचते हैं। वेसावी जेट्टी से निकलने के बाद एक राइट टर्न कोलीवाड़ा विलेज की ओर जाता है। यहाँ छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, जहाँ मुझे बड़े खेकड़े और झींगे दिखे। कोलीवाड़ा से होते हुए हम मेन रोड पर पहुंचते हैं और फिर वहां से लेफ्ट टर्न पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए हम बानकोट किला पहुंचते हैं। थोड़ी चढ़ाई के बाद यह रहा बानकोट किला। अभी थोड़ा यहाँ किले के रिपेयरिंग का काम चल रहा था। यह किला काफ़ी पुराना माना जाता है। सावित्री रिवर से व्यापार मार्ग पर देखरेख के लिए इस किले का महत्व है। अब अपने युग में बानकोट किले के अलग अलग नाम हमें दिखाई देते हैं। बानकोट किले को विजिट करके मैं निकला वेड़ास बीच को विजिट करने के लिए। वेड़ास गांव क्रॉस करके हम वेड़ास बीच पर पहुंचते हैं। दोस्तों, वेड़ास बीच कछुओं के फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। वेड़ास बीच यह कछुओं का प्रजनन क्षेत्र भी है। फेस्टिवल के टाइम यहाँ जरूर विजिट करें। दोस्तों, वेड़ास विजिट करके यहाँ से मुझे हरनाई विलेज जाना था। मैंने गूगल मैप से यह रास्ता चुना। यह रास्ता मांदेवली विलेज की ओर जाता है। लोग कहते हैं यह हाईवे है। 40 किलोमीटर का इस तरह का यह रास्ता था और दूर दूर तक कोई गाँव नहीं। मैं रिटर्न जाने का सोच रहा था, पर मुझे 2 मछुआरे मिले और उन्होंने रिटर्न जाने के लिए मना किया और मैं थोड़ी दूर आगे निकल आया। फिर मैं मांडवली बीच पहुंचा। तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा और थोड़ा रेस्ट करके आगे निकला। मांडवली से हरनाई पहुंचते मुझे रात हो गई और फिर मैं डिनर के लिए देसी तड़का फास्ट फूड कॉर्नर पर रुका। देसी तड़का के ऑनर, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे उनके यहाँ स्टे करने के लिए कहा। वही रात उनके फ्रेंड्स आए। आधी रात तक हमारी बातचीत हुई और उसी रात हम सभी गाँव घूमने भी गए थे। ऐसी मेरी वह रात मजे में निकली और फिर अगले ही दिन सुबह चाय की चुस्की के साथ पैकिंग करके सरजी के साथ गोवागढ़ को विजिट करने गए। गोवागढ़ हरनाई के समुद्र तट पर बसा हुआ एक छोटा सा किला है और वहां से दिखने वाला वह सुवर्ण दुर्ग किला। सुवर्ण दुर्ग के रक्षण हेतु यह गढ़ बनवाए गए थे। फोर्ट को विजिट करके हम निकले हरनाई के फिश मार्केट के लिए। हरनाई विलेज का फिश मार्केट प्राचीन काल से चल रहा मार्केट है। 16वीं शताब्दी के पहले से बसा हुआ यह गांव व्यापार मार्ग के लिए जाना जाता था। यहाँ सबसे बड़ा फिश मार्केट है। कनक दुर्ग पर बना हुआ एक बड़ा हरनाई पोर्ट है। हरनाई और 5 विलेज का मेन इनकम सोर्स फिशिंग है और हापुस मैंगोज के लिए भी यह जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हो वह कनक दुर्ग और हरनाई पोर्ट है। यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आप मछलियों की नीलामी भी देख सकते हो। यह रहे मार्केट के लोकल सेलर। दोस्तों, हरनाई में सर्जी के कारण सफ़र में मुझे अच्छा अनुभव मिला और आगे के सफ़र के लिए उत्साह भी। उसी उत्साह के साथ उन्हें अलविदा कहकर मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। थैंक यू सर जी। मैं मुरुडू विलेज होते हुए दापोली शहर पहुंचा, जो एक रत्नागिरी जिले का बड़ा तालुका है। यहाँ से रत्नागिरी जिला शुरू होता है। यहाँ बड़े कृषि विद्यापीठ में से एक कृषि विद्यापीठ दापोली में है, जो डॉक्टर बाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ के नाम से है। मुझे यहाँ विजिट करने का एक कारण था। मैं काफ़ी साल पहले पुणे में एजुकेशन के टाइम कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया था। यहाँ शॉर्टली विजिट करके मैं निकला दाभोड़ होते हुए गुहागर के लिए। दाभोड़ में काकी के हाथ का मस्त भोजन करके पोर्ट पहुंचा। दाभोड़ पोर्ट से वाशिष्ठी रिवर को क्रॉस करके धोपावे पोर्ट पर पहुंचते हैं। फिर मैं गोपालगढ़ को स्किप करके मैं पहुंचा गुहागर विलेज। दोस्तों, गुहागर एक खूबसूरत सा गांव है। साथ ही यह नारियल, सुपारी और हापुस मैंगोज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मी आता गुहागरला आहे गुहागर बीचवर.
यह अपने सुंदर और क्लीन बीचेस के लिए और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। मैंने यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा और थोड़ी सुकून की नींद भी ली। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके पालशेत दत्त मंदिर को विजिट करके वर्णेश्वर के लिए निकल गया। यह रहा वर्णेश्वर विलेज। एक मेन रोड से एक राइट टर्न हम वर्णेश्वर विलेज के लिए मुड़ते हैं। वर्णेश्वर अपने टेम्पल, रॉक फ्री बीचेस और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। यह एक खूबसूरत सा विलेज है। श्री वर्णेश्वर टेम्पल एक हिंदू धर्मीय तीर्थ स्थल है। यह लॉर्ड शिवजी का मंदिर है। हिंदू धर्मीय कोकण आर्किटेक्ट स्टाइल में बना यह टेम्पल एक आकर्षक केंद्र है। यहाँ शिवरात्रि के वक्त काफ़ी संख्या में भक्तगण दर्शन करने आते हैं। मंदिर को विजिट करके मंदिर के साइड से ही हम वर्णेश्वर बीच के लिए जाते हैं। यह छोटा सा ही सही पर काफ़ी सुंदर और शांत सा बीच है। वर्णेश्वर को विजिट करके मैं निकला जयगढ़ के लिए, पर नज़दीक ही हेदवी विलेज के पास यह एक स्वामी समर्थ जी का मठ हमें मिलता है। यहाँ छोटी सी विजिट करके फिर मैं निकला तवसार जेट्टी की तरफ। तवसार जेट्टी पर पहुंचकर हम जयगढ़ रिवर को क्रॉस करके पहुंचते हैं जयगढ़ विलेज। तवसार से जयगढ़ के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ मुझे बाइक के साथ 80 रुपये पेड करना पड़ा। अब मैं रिवर को क्रॉस करके पहुंचा जयगढ़। यह रहा जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ विलेज एक ऐतिहासिक विलेज है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र जयगढ़ किला है। यहाँ एक जयगढ़ बंदरगाह भी है और यहाँ JSW का एनर्जी प्लांट भी है। 16वीं शताब्दी का यह किला महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट किलों में से एक है। यहाँ हमें पानी के कुएं, नगारखाना, भव्य राजवाड़ा, गणपति मंदिर हमें जीर्ण अवस्था में देखने को मिलते हैं। जयगढ़ फोर्ट पर मुझे शाम हो गई। जयगढ़ को विजिट करके मैं गणपतिपुळे के लिए निकल गया। मुझे रत्नागिरी में स्टे करना था। वहाँ मेरी शिंदे फैमिली रहती है। दोस्तों, मैं रत्नागिरी और गणपतिपुळे इसके पहले भी आया हूँ। आप मेरा रत्नागिरी पर मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। गणपतिपुळे पहुँचते मुझे शाम हो गई। यही शाम का आनंद लेते हुए मैं आखिर गणपतिपुळे पहुँचा। गणपतिपुळे मंदिर के एंट्रेंस गेट पर पहुँचकर मैंने बाइक पार्क की। फिर मंदिर में दर्शन के लिए गया। फिर वहीं से बीच को विजिट करने गया। दोस्तों, गणपतिपुळे रत्नागिरी जिले का एक प्रमुख और प्रसिद्ध जगह है। यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र सुंदर बीचेस, गणपति टेम्पल और प्राचीन कोकण ओपन एयर म्यूजियम है। गणपतिपुळे को विजिट करके रात के समय मैं अपने रत्नागिरी के घर पर पहुँचा। यहाँ मेरे काका काकी और पूरी शिंदे फैमिली रहती है। वहाँ फ्रेश होके मस्त नींद ली और अगले ही दिन काकी के हाथ की मस्त चाय पीकर उन्हें अलविदा कहकर रत्नागिरी शहर को विजिट करने निकल गया। इस मदद के लिए मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा। रत्नागिरी शहर अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक बड़ा शहर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मासेमारी है। हापूस आंबा, काजू, नारियल के लिए रत्नागिरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह महान समाज सेवक और थोर नेताओं का जन्म स्थान भी है। यहाँ रत्नागिरी किला, थिबा पैलेस, लोकमान्य तिलक बर्थ प्लेस और ऐतिहासिक मंदिर और कुछ बीचेस एक आकर्षण का केंद्र है। रत्नागिरी पर मेरा पर्सनल वीडियो बना हुआ है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। मैं आखिर में थिबा पैलेस और 2 मुसाफिरों से मिलकर मैं अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का दूसरा पार्ट यही स्टॉप करता हूँ। आगे का तीसरा पार्ट रत्नागिरी से गोवा तक का सफ़र रहेगा। तो दोस्तों, यह मेरा गुजरात से रत्नागिरी तक का सफ़र आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।